जब कोई राजा अपना राजधर्म भूल जाता है, जनता की भलाई की जगह खुद की मलाई खाने में लग जाता है, करप्शन में डूब जाता है, तो फिर क्रांति आती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी नेपाल में हुई है। जेएनसी सड़क पर उतरे, हिंसा हुई, आगजनी हुई, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया गया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालात ये हो गए कि पूरे नेपाल को आर्मी को कंट्रोल में लेना पड़ा। कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल में आज कैसे हालात है, नेपाल में कैसे बांग्लादेश मॉडल को लागू किया जा रहा है, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कैसे जेएनसी दो गुटों में बंट गया है, आपको इन सब के बारे में तफसील से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। बड़ा अपडेट नेपाल से आ रहा है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर जेएनसी दो गुटों में बंट गई है। जेएनसी का एक गुट सुशीला कार्की को नया प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो वहीं दूसरा गुट कुलमान घिसिंग को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए अब दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं, यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है। जेएनसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हामी नेपाल के नेता सुदंग गुरुङ की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो भावुक दिखाई दिए। प्रधानमंत्री पद को लेकर जेएनसी के नेता जुनल गदल ने कहा कि हमें देश के संरक्षक के रूप में सुशीला कार्की को चुनना चाहिए। पुनः जरुरी छ। हामीले देशमा चाहिँ यति बेला अभिभावकविहीन भएका छौं। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। म यो जेएनजी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों ठप हो गई है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अब इसका क्रियान्वयन होगा कैसे? हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त काठमांडू से ही लाइव जुड़े हुए हैं। क्या विकल्प खोजा गया है? क्या सुशीला कार्की ही बनने जा रही हैं अंतरिम प्रधानमंत्री? जी देखिए मीनाक्षी, बहुत साफ तौर पर ये बात अब सामने आ गई है, क्योंकि जो 7 नेता अब तक, जिसको ये पता भी नहीं था कि जेएनजी आंदोलन जो है, युवा आंदोलन समूह के पीछे कौन है, वो 7 नेता एक साथ अभी कुछ देर पहले मंच पर आए और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल कर रहे हैं जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी नेता हैं, सबने सर्वसम्मति से ये कहा है कि इस हालात में सबसे सही विकल्प उनके पास, जो सबसे बेस्ट चॉइस है, वो सुशीला कार्की का ही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पैरेलल एक मीटिंग आर्मी हेडक्वार्टर में भी हो रही है, जहां पर आर्मी चीफ मौजूद हैं और सुशीला कार्की मौजूद हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं और दुर्गा परसाई जो यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ से उसको एक बार सहमति मिल जाएगी और इस नाम का ऐलान भी कुछ देर में हो सकता है। जहां तक आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहां पर जो बाहर जो लोग हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का मकसद एक युवा चेहरे। बिल्कुल राघवन, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर जेएनसी में बंटवारा है। 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक गुट ऐसा है जो सुशीला कार्की को अभिभावक के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन दूसरा गुट ऐसा है जो घिसिंग को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। अब दोनों गुट आमने सामने हैं, दोनों गुट के बीच में भिड़ंत हो रही है और ये और ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। तस्वीरें आप पहले देखें। ये अब देखें, अभी तक तो व्यवस्था, अभी तक तो उस तंत्र के खिलाफ एक लड़ाई हो रही थी, जो तंत्र सरकार चला रहा था, जो एक भ्रष्ट तंत्र बन गया था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल दूसरी है। अब 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक सुशीला कार्की का है और एक घिसिंग का नाम है। एक पक्ष ये चाहता है कि सुशीला कार्की बन जाए, दूसरा पक्ष घिसिंग के नाम को आगे करना चाहता है। अब जेएनसी में ही 2 गुटों के बीच की ये भिड़ंत है। पहले तो राघवन एक क्लैरिटी दें, क्या सुशीला कार्की तैयार हुई है कि वो अंतरिम प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो सूचना दी गई जेएनजी युवा समूह की तरफ से, उनमें कहा गया कि कल जब वर्चुअल मीटिंग में 4000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, उसमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे वो सुशीला कार्की को मिले थे। और उसकी सूचना जब फोन पर उन्हें दी गई तो उन्होंने कहा कि इस बात के लिए मैं सहमत हूं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज वो सेना अध्यक्ष के साथ सेना मुख्यालय में फिलहाल एक मीटिंग कर रही है। जहां तक जिस तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी, ये सेना हेडक्वार्टर के बाहर 2 गुटों में जो संघर्ष की आप तस्वीरें देख रही हैं, ये
वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सुशीला कार्की इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बननी चाहिए क्योंकि उनकी उम्र भी 73 साल हो गई है। उनका ये कहना था कि ये जो पूरा आंदोलन था एक युवा प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने के लिए था। लेकिन जो नेता हैं इन गुटों के, अगर अलग अलग गुटों की बात करने तो जो 7-8 नेता हमको वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं वो कम से कम एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिलहाल सुशीला कार्की ही इसका एक विकल्प है। एक बड़ी बात इसमें यह है कि जब सुशीला कार्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था तब उन्होंने कहा था कि 6 महीने में सरकार को जो है नई सरकार का गठन मुश्किल होगा, 1 साल या उससे ज्यादा का वक्त लगेगा। उस बात को लेकर जरूर विरोध हुआ था कि अगर एक 73 साल की महिला को 1 साल से ज्यादा, जैसा हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, अगर वही स्थिति यहाँ पर रिपीट होती है तो फिर इस पूरे जनजी आंदोलन का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाएगा। इसी वजह से वो नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ कर दिया गया जनजी युवा समूह की तरफ से कि 6 महीने के अंदर किसी भी हालत में यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे और किसी एक नए चेहरे पर अगर वाकई में यही चाहते हैं तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है। और फिर ये दूसरा विकल्प जो घिसिंग एक और नाम सामने आ रहा है, ये नाम कहां से आ गया? ये देखिए 3 नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे और जो जिन पर चर्चा कल की वर्चुअल मीटिंग में जो पूरे नेपाल के जितने भी जनजी आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोग हैं उनके साथ की गई थी। सुशीला कार्की, घिसिंग और बालेंद्र शाह जो यहाँ के काठमांडू के मेयर हैं, इन तीनों नामों पर ही प्रमुख चर्चा हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो सुशीला कार्की को मिले थे। राघवन, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, कुछ और तस्वीरें क्योंकि आ रही हैं वो दर्शकों के सामने हम रख दें। आप यूं कहें कि मामला पूरी तरह से शांत हो गया है तो वो तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक केवल वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, वहां की व्यवस्थागत ढांचे के खिलाफ ये प्रदर्शन था, लेकिन अब ये प्रदर्शन आपस में 2 गुटों के बीच हो गया है। लड़ाई 2 गुटों के बीच में हो गई है। जो जेनजी एक गुट दिखाई दे रहा था, यूनाइटेड फोर्स दिखाई दे रही थी, अब वो यूनाइटेड फोर्स डिवाइडेड फोर्स दिखाई दे रही है। अब ये सुशीला कार्की या कुलमन घिसिंग, इन 2 नामों को लेकर नेताओं के अंदर, यानी कि इस ये जेनजी संगठन की अगर हम बात करें, इसके नेताओं के अंदर जो 7-8 नाम है उनके अंदर कोई विरोध नहीं है, वो सुशीला कार्की के नाम पर सहमत हैं। लेकिन जो बाकी भीड़ है वो कुछ अलग तस्वीर दिखा रही है और ये अब ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक इस प्रदर्शन का कोई चेहरा नहीं था। अब इस प्रदर्शन का चेहरा सामने आ चुका है, नेता सामने आ चुके हैं और अब नेता एक नाम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2 गुट अगर मैदान पर दिखाई दे तो एक कंफ्यूजन की परिस्थिति बनती है। मैं इसीलिए आपसे जानना चाहती हूँ राघवन कि ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस है जब नेता कुछ कह रहे हों और मैदान पर उतरे हुए कार्यकर्ता कुछ और कह रहे हों, या यूं कहें प्रदर्शनकारी कुछ और कह रहे हों। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जब भी ऐसे जन आंदोलन होते हैं उसमें एक बात बहुत साफ तौर पर जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि भीड़ का कोई नेता नहीं होता। आज ये 7-8 चेहरे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये दावा है कि ये सिर्फ 2 दिन का रेवोल्यूशन नहीं था, 2 साल से ये लोग इस बात को लगातार जो है इसके प्लानिंग कर रहे थे, किस किस एंगल से इसको एग्जीक्यूट करना है, किन किन लोगों से इन्होंने बात की है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से ये लोग वहां पर बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग पर्दे के पीछे थे इसलिए जो आम जनता है, जिनको लगा कि एक युवा चेहरा जो है इस देश की बागडोर को संभालना चाहिए, उनके बीच में अभी भी वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं झड़प की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की तस्वीरें हैं, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो गुट जो आपस में झगड़ रहे हैं क्या उनके बीच में कोई सहमति बनती है, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है, जो लोग सामने आए हैं पहली बार ये कहते हुए कि हमने जेनजी जो युवा आंदोलन है उसको खड़ा किया था, वो ये कह रहे हैं कि हमारे एक मत है कि सुशीला कार्की को फिलहाल सिर्फ अंतरिम तौर पर देश की बागडोर देनी चाहिए। ठीक है, आप बने रहे राघवन हमारे साथ। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दर्शकों को बता दें। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वहां पर जेनजी ही है जो 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट है जो ये चाहता है कि नेपाल का नेतृत्व, अंतरिम सरकार का नेतृत्व सुशीला कार्की के हाथों में दे दिया जाए, और ये भी समझ में आ रहा है कि सुशीला कार्की को नेतृत्व देने वाली फोर्स ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन ये कहें कि एक मत यही राय है, ऐसा भी नहीं है।
एक गुट ऐसा भी है जेएनसी में जो ये चाहता है कि कुलमन घिसिंग को अंतरिम सरकार का नेतृत्व दे दिया जाए, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब ऐसे में पिक्चर तभी क्लियर होगी जब सुशीला कार्की खुद सामने आएगी। अभी सेना के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और इतना आसान भी नहीं रहा, क्योंकि सुशीला कार्की को भी तकरीबन यूं देखें कि 15-16 घंटे मनाने में समय गया है। खूब चर्चा का दौर चला होगा, इससे पहले तो वो सामने भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है तब वो ये बात मानने के लिए तैयार हुई, क्योंकि अब नेपाल को वापस पटरी पर तो लेकर आना है। और उनका अगर यूं कहें प्रशासनिक अनुभव ना ही रहा है, लेकिन न्यायिक अनुभव उनके पास रहा है, कानून की समझ है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है। तो एक वो ऐसी व्यक्ति हो सकती हैं इस पद के लिए जो जल्द से जल्द चुनाव को संपन्न करा सकती हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने हैं, ये बात भी तय है जो जेएनजी की ओर से कही जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि जो ये जेएनजी चाहते थे कि तख्ता पलट हो चुका है। सरकारी संपत्तियां जलाई जा चुकी हैं और अब जब व्यवस्था को पटरी पर लेकर आना है तो गुट ही आपस में भिड़ने लगे। यहीं पर अगर गुटबाजी दिखाई देने लगे तो फिर आप नेपाल की कौन सी तस्वीर की कामना करते हैं? ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ज़रा एक बात बताएं, और इस वक्त सुशीला कार्की कहाँ पर है राघवन, और साथ ही ये जो कुलमन घिसिंग की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? क्या अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आया है? देखिए, सुशीला कार्की ने तो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है मीनाक्षी, और उन्होंने कहा है कि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से देश हालात हैं, जो प्रदर्शन हुआ है और करप्ट सिस्टम को खत्म करने की दिशा में ये प्रदर्शन किया गया, वो उसकी सहमति उनकी भी है, और ये वो चाहती हैं कि ये देश जो है वापस से नेपाल का नवनिर्माण हो। इस बात की सूचना उन्होंने दे दी। जहां तक घिसिंग की बात है, वो फॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यहाँ पर बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि एक कोई व्यवस्था है यहाँ पर एमसीसी नाम की, वो उससे जुड़े हुए हैं। इस वजह से शायद उनका जो नाम है वो बड़े विरोध का कारण बन सकता है। यही वजह है कि जो जेएनजी समूह है वो अभी सुशीला कार्की के नाम पर ही लगातार विचार कर रहा है। कल सेनाध्यक्ष ने जब ये कमान संभाली थी, पूरे कहा गया था जेएनजी युवा समूह को कि एक नाम लेकर वो उनके पास जाएं और उसके बाद वो उस पर अनुमति देंगे, अपनी सहमति देंगे, जिसके बाद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यही वजह है कि एक नाम जो गया था वो सुशीला कार्की का गया था, और हम लगातार कह रहे हैं कि सुबह से सुशीला कार्की सेनाध्यक्ष के साथ, राष्ट्रपति के साथ और दुर्गा परसाई जो यहाँ के एक बड़े लीडर हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। हालांकि दुर्गा परसाई को लेकर भी यहाँ पर बहुत विभिन्न मत देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग जो सुबह वहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो यहाँ पर जमा हुए थे, उनका ये कहना था कि दुर्गा परसाई को इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। जेएनजी का एक गुट उनके नाम को भी लेकर आपत्ति जता रहा है। लेकिन ये मतभेद जरूर है, लेकिन जो 7-8 नेता नजर आ रहे हैं उनका अब ये कहना है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो वॉच डॉग की तरह काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर एक युवा चेहरा जो है देश की बागडोर संभाले और उसका चुनाव जनता और युवा लोग करें। जी राघवन, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर बता दें, जेएनजी में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। सुशीला, कुलमन और बालेन के समर्थक भिड़ गए हैं। बालेन के समर्थक ये कह रहे हैं कि सुशीला कार्की नहीं बननी चाहिए। बालेन शाह के समर्थक भी अब सड़कों पर उतर आए। तो आप ये समझे कि पहले 2 गुट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बालेन शाह खुद ये कह रहे हैं कि मैं सुशीला कार्की का समर्थन करता हूं। उनकी पब्लिक पोस्ट हमने आपको दिखाई, इंडिया टीवी पर ही दिखाई गई, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, बालेन शाह को कमान संभालनी चाहिए। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक जेएनजी था, अब इस एक जेएनजी में भी 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सहमति बनाना बहुत आसान नहीं लगता कि अंतरिम सरकार की कमान कौन संभालेगा। और कल भी जब नेपाली आर्मी की पहल पर जो ऑनलाइन एक बैठक हुई थी, मीटिंग की गई थी, उसमें भी विरोध के स्वर सुनाई दिए थे। हालांकि सुशीला के नाम पर एक सहमति बनी, अधिक संख्या में उनको वोट जरूर आए, लेकिन अब जेएनजी के जो समर्थक हैं उनमें एक धड़ा जो ऐसा है वो बालेंद्र शाह के समर्थन में है। कुछ लोग दूसरे कुलमान घिसिंग का भी समर्थन कर रहे हैं, और ख़ास तौर से सुशीला को लेकर आपत्ति जो बालेंद्र
बालेंद्र के समर्थकों की है वो ये है कि हमने जो बुजुर्गों की जो फौज थी उसको हटाया है और एक बार फिर हम किसी बुजुर्ग महिला को ही लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सुशीला को लाने का क्या मतलब, तो फिर हम युवाओं के इस आंदोलन का क्या मतलब रह जाता है। और बालेंद्र को इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो कमान संभाले। हालांकि बालेंद्र ने ये साफ कर दिया है पहले से ही कि जब तक इस संसद का विघटन नहीं हो जाता है तब तक हम इसकी कमान नहीं संभालेंगे। यानी बालेंद्र ये चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल फ्रेश मैंडेट मिले, जो नई संसद हो वो उसका नेतृत्व करना चाहते हैं और यही कारण है कि उनकी तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया है। बावजूद जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि सुशीला का नाम आखिर क्यों तय हो रहा है। इसी तरह कुलमान घिसिंग जो कि बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं और विद्युत के क्षेत्र में नेपाल में एक बड़ा नाम है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, लेकिन उनकी उम्र भी 70 से अधिक है, तो उनको चाहने वाले भी हैं। इसी तरह से कई अलग अलग जो गुट हैं वो अब जो भी सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार की बात कर रही हूँ या उसके नेतृत्व की बात कर रही हूँ, उसकी तो प्रायोरिटी ही ये होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा देना है। फिर भी जेनसी क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए जेनजी में चूंकि अलग अलग गुट हैं तो सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और हर कोई उस नज़रिए से देख रहा है। और अब तो कई जो राजनीतिक दल हैं वो भी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और जेनजी का समर्थन कर रहे हैं, उनके मुद्दों का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग धड़ा है, इसलिए अलग अलग नज़रिया नज़र आ रहा है, लेकिन इतना साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक आम सहमति जो है वो बनना बहुत आसान नहीं लगता है। और शायद बालेंद्र को ये भी लगता है कि 6 महीने में जो अभी नेपाल के हालात हैं उस हालात से निकालना बहुत आसान नहीं होगा और ऐसी स्थिति में कहीं उनको असफल न करार दे दिया जाए तो एक चुनौती ये भी उनको लगती है कि अभी की जो हालात हैं और जिस तरह से नेपाल तहस नहस हुआ है, जितना बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इससे उबरना बहुत आसान नहीं है, इसमें लंबा वक्त लगेगा। और जिसमें नेपाल की इकोनॉमी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत इकोनॉमी हो। अगर मजबूत इकोनॉमी रही होती तो शायद आज सड़कों पर ये स्थिति भी ना दिखाई दी होती, ना सुप्रीम कोर्ट जलती, ना वहां का राष्ट्रपति भवन जलता, ना वहां की संसद भवन को आग के हवाले किया जाता। तो ऐसे में अब देखना यह है कि एक क्रांति आपने की है, तख्ता पलट की, और जब तख्ता पलट हो गया है तो फिर से सड़कों पर अगर इस तरह से मारपीट, धक्का मुक्की, अराजकता की स्थिति पैदा होगी तो क्या नेपाल पटरी पर आ पाएगा? नए प्रधानमंत्री को लेकर जेनसी अब 3 गुटों में बटा हुआ है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त कौन कहां पर क्या मीटिंग चल रही है? जेनसी इस भीड़ को समझाने के लिए, यानी कि वो जो आप 7-8 नेताओं की बात कर रहे हैं, इस भीड़ को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? सुशीला कार्की क्या कर रही हैं? कुलमान घिसिंग इस वक्त कहां हैं? बालेंद्र शाह क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 2 पैरेलल मीटिंग्स यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है काठमांडू में। एक मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर पहली बार ये 7-8 चेहरे मीडिया के सामने आए हैं जो अब ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इस जेनजी आंदोलन की जो है उसकी प्लानिंग की थी और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। उन्होंने बहुत सारी प्रायोरिटीज अपनी बताई है कि वो पूरी सफाई समिति यहाँ पर पूरे देश में बनाएंगे, जो जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसको साफ किया जाएगा, नेपाल के निर्माण के लिए जो काम होगा उसमें वो समन्वय के साथ सेना के साथ कर्म करेंगे। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसलिए अब उन्होंने जरूरी समझी क्योंकि ये जो सड़क पर बाकी जो गुट जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो सेना अध्यक्ष के जो जंगी अड्डा जिसे कहा जाता है काठमांडू में, वहां पर चल रही है। वहां पर सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति और सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई, ये 4 लोग वहां पर मौजूद है और वो इंतजार कर रहे हैं कि एक नाम की सहमति जो है वो सेनाध्यक्ष तक पहुंच जाए जो सुशीला कार्की हो और फिर बाद में उसका अनुमोदन सेनाध्यक्ष से मिल जाए। उसके बाद यहाँ अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जैसा हमारे सहयोगी नीतीश कह रहे थे, सिर्फ एज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सुशीला कार्की के लिए सामने आ रही है। बालेंद्र शाह की जहां तक बात है, जिन्हें बालेंद्र शाह यहाँ पर कहा जाता है, वो एक 35 साल के युवा हैं और काठमांडू का मेयर बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने करप्शन के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई उससे बहुत ज्यादा चर्चित हैं, रैपर हैं, तो वो कनेक्ट करते हैं युवा पीढ़ी को। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस रेस से कल ही अलग कर लिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि सुशीला कार्की को उनका समर्थन है, जब तक इस संसद का नए तरीके से निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो इस राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके मेयर्स, जैसा हमें बताया गया है कि आज जो वहां पर एक विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसमें भी एक मेयर जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थकों के साथ इस नाम को लेकर वो ऐतराज जता रहे हैं। तो ऐसे में इन 7-8 युवा चेहरों के लिए एक चुनौती इनके सामने है कि वो कैसे भी उन लोगों को मनाएं। हो
हो सकता है कि कुछ घंटों में वो बात भी हो जाए, क्योंकि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, शायद उन तक ये बात भी नहीं पहुंची होगी कि वहां पर अलग अलग गुटों में संघर्ष हो रहा है। एक बार वो सब जब एक साथ मिलेंगे तो हो सकता है जी। कि एक आम जो है सहमति एक नाम पर बन जाए। थोड़ा सा अब जरा देश का सिस्टम भी बताएं, काठमांडू का सिस्टम अब किस तरीके से वहाँ की लोकल पब्लिक जो है, वहाँ के सिविलियंस हैं, क्या धीरे धीरे अब वो भी चाह रहे हैं कि इस स्थिति से वो बाहर निकलें। हो सकता है एक बड़ा युवाओं का गुट है जो अभी भी प्रदर्शन के अंदर लिप्त होगा, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी तो होगी जो ये चाहती होगी कि अब दफ्तर खुले, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, वो अपने डे टू डे रूटीन में अब जाना शुरू करें और बाकी ये जो राजनीतिक रस्साकशी है वो होती रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए हम इतिहास से गुजरे जिसमें ऐसा लगता है कि अब नेपाल को बनने में वापस 10 से 20 साल का वक्त जाएगा। जितनी भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है सबको यहाँ पर जलाकर खाक कर दिया गया। आज एक बार फिर जो जेनजी युवा समूह जो अपना खुद को डिक्लेयर करते हैं, उनका ये कहना था कि हमारी बिल्कुल मंशा जो है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की थी, कुछ घुसपैठ ही है उसमें आए और उन्होंने ये सब यहाँ पर कर दिया। लेकिन बहुत कुछ बिगड़ गया है नेपाल में, उसको बनाने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। इकोनॉमी पीछे चली गई है, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। आज एक संशय जो है सेना की तरफ से ये भी जाहिर किया गया कि जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो प्रचुर मात्रा में नहीं होगी, कालाबाजारी, उससे महंगाई भी। यानी बांग्लादेश में भी देखा जब ये तख्ता पलट की स्थिति वहां पर हुई थी। लेकिन अब क्या होगा ये सबसे बड़ी बात है और इस बात को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है जेनजी युवा समूह की तरफ से कि एक नाम पर सहमति बने, सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बने, और उसके लिए अब चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो रही हैं। जी राघवन, अपना ख्याल रखिएगा और लगातार वहां से इनपुट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया नीतीश, आपका भी पूरी जानकारी के लिए।